हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका e-विद्यार्थी.in में भाई बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे आप जानते हो भाई, हम लोग पार्ट 3 कर रहे थे आपकी भूगोल की किताब से, हमारी बदलती धरती। तो इसके बहुत सारे विषय हमने पहले कर लिए थे और अब हमारे पास विषय आता है नदी के कार्य। दोस्तों, नदी के कार्य, समुद्र के कार्य और मतलब पवन के कार्य, ये जितने भी ऐसे करके और भी विषय है ना, तो ये विषय मुख्य स्थलाकृतियां करके एक छोटा सा विषय मैंने इससे पहले करवाया था। ये उसी के भाग है, लेकिन मैंने सारे एक साथ नहीं करवाए क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती और आपको दिक्कत भी होती। तो इसीलिए मैंने सारे एक एक अलग अलग करके विषय बनाए हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, एकदम घुस के जड़ में जाके समझ पाओ। इसलिए हर किसी एक विषय की अलग अलग मैंने बना दिया है वीडियो। तो भाई, नदी के कार्य। नदी तो भाई सबने देखी होगी अपनी जिंदगी में, कभी ना कभी तो देखी होगी। चलो नहीं देखी तो टीवी वगैरह में तो देखी होगी। तो भाई, नदी भी कुछ अपने अलग तरीके से ही अपना विज्ञान लेके चलती है। नदी के बारे में थोड़ा पता करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्य स्थलाकृतिय विषय के अंदर जैसे मैंने 2 प्रक्रियाएं बताई थी, यहाँ भी मैं एक बार फिर से उनको बताऊंगी, जो है अपक्षय और अपर्दान। अपर्दन था, ठीक है, अपर्दान नहीं, अपर्दन। तो अपक्षय का आपको पता ही था, यानी कि चट्टान या पत्थरों का टूटना। अपर्दान मतलब उन पत्थरों और चट्टान का बहा के ले जाना। कौन बहा के लेके जाता है, किस जगह पे इकट्ठा करता है? तो बहा के ले जाने का काम होता है पानी का, हवा का और बर्फ का। और पानी, नदी में पानी तो होता है रे, पेप्सी नहीं बहती। तो भाई तो यहाँ पे भी अपर्दान की थोड़ी बहुत बात होने वाली है, इसलिए मैंने आपको समझा दी कि अपर्दान और अपक्षय क्या होता है। अपर्दान यानी कि छोटे छोटे चट्टानों का, नदी छोटे छोटे चट्टान पानी, बर्फ और हवा बहा के ले जाती है ना, उन्हें उसे अपर्दान कहते हैं। और अपक्षय चट्टानों का टूटना कहते हैं। तो पानी परिदृश्य को नष्ट करता है। परिदृश्य आप जानते ही हैं, पानी जमीन को नष्ट कर देता है। कुछ इस तरीके की जमीन होती है या फिर किसी भी तरीके की जमीन को बंजर बना सकता है पानी, ठीक है। जब कोई नदी खड़ी चट्टानों से कूदती है तो वह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात क्या होता है दोस्तों? इसको जलप्रपात कहते हैं, यानी कि झरना। एक चट्टान जो कटी हुई है या फिर एक बड़ी चट्टान से जब पानी गिरता है तो वो जल प्रपात बनाता है या फिर झरना बनाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब कोई नदी मैदान से गुजरती है, एक बड़े से मैदान से जब कोई नदी गुजर रही होती है और मुड़ के एक बड़े मोड़ का निर्माण करती है, तो उसे विसर्प कहते हैं, ठीक है। विसर्प कहते हैं उसे। अगर आप यहाँ पे फिर से देखेंगे तो इसे विसर्प कहा जाएगा। जब नदी मुड़कर बहुत बड़े बड़े निर्माण करती है, बिल्कुल सांप की तरह चलती है। देखिए, इतना सा ही याद कर लेंगे, उतने में आपको ये छवि याद रह जाएगी। सर्प, सर्प यानी कि सांप, सांप की तरह नदी घूम रही है तो उसका नाम हो गया विसर्प, ठीक है। तो देखा जाए तो नदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नहीं बहता है। नदी के अंदर मिट्टी और ऐसी बहुत सी उपजाऊ चीजें बहती है जो एक बंजर जगह को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना सकती है। अगर वो नदी का पानी कभी कभार क्या होता है ना, नदी का पानी चाहे यहाँ पे कितना भी ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें, मतलब बड़ा बड़ा ऐसे ठोस ठोस पत्थर लगा के कितना भी ज्यादा उठा रखा हो, लेकिन नदी कैसे तैसे करके वो छटक के बाहर जरूर निकल आती है। तो जैसे ही बाहर निकल आती है और यहाँ से पानी वापस ऐसे करके वापस नदी में चला जाता है, तो समझ लीजिए इस भूमि को नदी के पानी ने छू के गया तो ये भूमि उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। नदी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो भूमि को उपजाऊ बना देती है, जैसे कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, कुछ उपजाऊ चीजें। कहते हैं ना, गंगा और यमुना का पानी बड़ा उपजाऊ है, सुनते हैं ना वैसे, तो सच में उपजाऊ है। गंगा और यमुना के पानी में बहुत ही ज्यादा उपजाऊ रहती है। जो एक बंजर जमीन को जो चीजें चाहिए होती है ना, जैसे हमारे शरीर के अंदर हमें साफ पानी चाहिए, खाना चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, हमारी जमीन कैसे जमीन कह रही हूँ, हमारा शरीर कैसे खिल उठता है, हम लोग अच्छे से काम कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें अच्छी चीजें ना मिले, बाहर का खाना, तला हुआ खाना, मीठा खाना, तो हम कैसे बंजर से हो जाते हैं। जमीन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर उस पे अच्छा पानी जा रहा है, उस पे अच्छी चीजें जा रही हैं, उस पे मिट्टी जो उसे चाहिए वो जा रही है, उस पे पानी जो उसे चाहिए वो जा रहा है, तो वो क्यों नहीं खिलेगी जमीन, और उसके ऊपर क्यों अच्छी घास नहीं उगेगी, क्यों अच्छे फल फूल नहीं उगेंगे, है ना। तो इसके साथ जैसे हमारे साथ होता है, इसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि नदियों के बहुत पास पास में खेती होती है। तो सिर्फ
नदी का पानी लेने के लिए वहां पे खेती नहीं होती कि हाँ खेती यहाँ पे कर लेते हैं, नदी का पानी तो पास में ही, हम लोग पानी डाल दिया करेंगे यहाँ से, इसलिए नहीं खेती होती वहां पे। खेती इसलिए भी होती है कि वो जो जगह है जहाँ पे नदी बह रही है वो छटक के पानी भी आएगा, और वो नदी इतनी उपजाऊ है, उपजाऊ नदी है, तो वो हमारे खेत खलिहान को सही रखेगी, अच्छी रखेगी। नदी के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ होती है, नदी उस जमीन के नीचे से भी तो बह रही होती है, नदी उस जमीन को हर वक्त गीला भी तो कर रही होती है, तो नदी के आसपास रहने वाली जमीन काफी उपजाऊ होती है, इसलिए खेती करना वहां ज्यादा अच्छा होता है। चाप झील, विसर्प हमने कर लिया है दोस्तों। विसर्प क्या होता है? विसर्प यानी कि ऐसे ऐसे करके नदी का एक बना देना, सांप टाइप बना देना, इसे विसर्प कहते हैं। और झरना, झरना का मैंने आपको बता ही दिया था, एक बड़े से शेल मैंने हमेशा बताया पत्थर को कहा जाता है। बड़े से कटे हुए पत्थर से जब पानी बहुत तेज गति में नीचे गिरता है तो उसे झरना कह दीजिए, या फिर आप उसे क्या बताया था, एक और शब्द था, देखिए यहाँ पे एक और शब्द ढूंढते हैं, जलप्रपात। वैसे झरना याद कर लो वही काफी है, जलप्रपात होता है, ठीक है। और विसर्प आप जान ही गए, विसर्प किसे कहते हैं? ऐसे नदी ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े आकार करके निर्माण करके चल रही होती है तो उसे विसर्प कहते हैं। देखिए विसर्प हर जगह नहीं बनता है, नदियां सीधी भी होती हैं और नदियां टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चाप झील याद करते हैं हम लोग। अब विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक कट ऑफ लेक बनाती है जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, ये चाप झील कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अंग्रेजी नाम भी दे दिया है, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है और इसका हिंदी में मतलब है चाप झील। अब ये क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये याद करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि परीक्षा में आता है। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, एक नदी जा रही है और फिर अचानक से अलग क्यों हो जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा अलग क्यों हो जा रहा है, आपको भी आ रहा है? चलिए समझते हैं, कोशिश करते हैं, क्या होता है, कोशिश करने वाली हार नहीं होती। ये नदी जा रही है, सबसे पहले तो याद कर लो ये नदी जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है, ये नदी का ही तो हिस्सा था एक वक्त पे, है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया कि नदी कभी कभार अपने रास्ते में जाते जाते कभी कभार इधर गिर जाती है। कैसे होता है? हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, आसपास में नाला होता है, हमारा पैर गिर जाता है ना, हमें दिख रहा होता है कि नाला है पास में, लेकिन हमारा पैर गिर जाता है कभी कभार, ठीक है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो नदी के साथ भी ऐसा ही होता है, नदी अपने रास्ते में बढ़िया जा रही होती है, कभी कभार बहुत तेज जा रही होती है तो वो पानी छटक के बाहर भी आ जाता है, तो बाहर आएगा तो वहां मिट्टी कंकड़ वगैरह भी साथ ले लेती है। आसपास कितने सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, नदी एक मिट्टी वाले स्थल पे ही तो जा रही होती है। समझ लीजिए, ये उदाहरण लेके समझाती हूँ, ये एक सतह है जिसके अंदर मिट्टी है, कंकड़ वगैरह ये सब है, इसके ऊपर से नदी जा रही है। अब नदी जाएगी तो उसमें से कंकड़ पत्थर बालू वगैरह भी तो साथ लेके जाएगी ना। नदी का पानी हमने देखा ही होगा कैसे बालू बालू जैसा पानी होता है। नदी के नीचे कभी आपने पैर रखा है? नदी के नीचे भी तो बालू होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना, वही तो नदी के पानी को इतना उपजाऊ बनाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, नदी का पानी इसे बाहर छटक के आ जाता है, तो वो बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमीन से भी उठा लेता है, उसके बाद खुद भी बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से नदी जा रही होती है और यहाँ पे ना ऐसे कंकड़ पत्थर से जमा से हो जाता है और वो नदी वहां से कट जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ये इसका डायग्राम है। कुछ इस तरीके से नदी जा रही है, बढ़िया, ये भी इसी का हिस्सा है, ये भी नदी का ही हिस्सा है, ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है। नदी क्या बना रही है? विसर्प बना रही है। विसर्प ही तो था ना ये, ऐसे करके नदियां जा रही है तो इसको विसर्प ही तो कहते हैं ना दोस्तों। इसको लूप कहते हैं, इसको लूप कहते हैं, तो लूप की तरह जा रही है, विसर्प जा रही है, सांप की तरह जा रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे चाप झील कैसे बनेगा, यानी कि एक नदी कट कैसे जाएगी। तो क्या होता है, ऐसे नदी जा रही है, धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पे बहुत सारा ना कूड़ा करकट तो नहीं बोलूंगी, बहुत सारा मिट्टी ये सब जमा कर देती है। जब वो ऐसे जा रही होती है तो मिट्टी वगैरह जमा कर दे रही है, ऐसे करके मिट्टी वगैरह जमा कर दे रही है, यहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी जमा हो गया, ठीक है। यहाँ से जा रही है तो कैसे से करके वो धीरे धीरे जा रही है, तो बहुत सारा मिट्टी कंकड़ पत्थर वो ऐसे करके यहाँ पे जमा हो जाता है, जमा हो गया यहाँ पे। अब वो जमा करा हुआ हटेगा तो नहीं, यहाँ पे जमा होके यहीं पे स्थित रह गया। अब क्या हुआ,
वो जमा होके यहाँ पे स्थित हो गया। अब यहाँ से एक नदी यहाँ से मुड़ के फिर यहीं पे रह जाएगी, ठीक है, यहीं पे रह जाएगी। तो यहाँ का जितना भी कंकड़ पत्थर होगा वो फिर से यहाँ पे जमा होता रहेगा। मतलब अभी नदी कट चुकी है यहाँ से। इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं या फिर चाप झील कहते हैं। देखिए फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। ये नदी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर ऐसे करके जमा 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 होते 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 बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर, जब एक बार इतना सा कंकड़ पत्थर जमा हो जाता है ना, फिर उसके साथ साथ और भी कंकड़ पत्थर धीरे धीरे करके नदी का सारा कंकड़ पत्थर और बालू वगैरह जमा होता जाता है, इधर 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 भरता रहा भरता। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हमेशा इतना ही ज्यादा होता है, कभी छोटे छोटे चाप झील भी बन जाते हैं। ये जमा हो गया और होते होते ये पूरा का पूरा नदी ये टूट गई, तो ये बन गया हमारा चाप झील। और फिर क्या होगा, नदी यहाँ फिर जा ही नहीं पाएगी, नदी कंकड़ पत्थर इकट्ठा करती रहेगी, लेकिन नदी यहाँ से चलती रहेगी, फिर नदी कहीं और चली जाएगी, फिर वो कहीं पे ऐसे चाप झील बना देगी, फिर वो कहीं पे ऐसे चाप झील बना देगी, ऐसा होता रहता है, ठीक है। मैंने जैसे आपको समझाया कि नदी ऐसे करके जा रही है और फिर यहाँ पे वो कंकड़ पत्थर वगैरह वगैरह, कभी कभी बहुत ज्यादा गति से कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो एक नदी टूट जाती है। तो एक कंकड़ पत्थर जमा हो गए और फिर नदी वापस अपने रास्ते में चली जाती है बहाव के साथ, और ये नदी बेचारी अकेले ऐसे टूट के रह जाती है। तो इसी को ही चाप झील कहते हैं। आपको बस एक चीज याद रखनी है, आपको ये सब समझाना नहीं है, किसी को समझाना तो मेरे को है। आपको बस अपनी परीक्षा के अंदर पेपर में लिखना है कि जब भी नदी विसर्प बना के जा रही होती है तो वो एक वक्त पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू वगैरह दो जगहों पे जमा कर देती है। जमा करने के बाद इसी से चाप झील का निर्माण होता है। आपको इतना कुछ समझाना नहीं है वगैरह वगैरह। और आपको अगर डायग्राम भी बनाना हो तो पहले ऐसे बनाना, फिर ऐसे करके बना रहा और यहाँ पे कंकड़ पत्थर लगा देना, बस। अगर हम इसको बहुत ज्यादा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें बस इतना समझना है कि चाप झील की यहाँ से ऐसे विसर्प बन के नदी जा रही होती है, और यहाँ पे जब नदी जा रही होती है तो कैसे से करके कंकड़ पत्थर धीरे धीरे करके, पहले तो इतना जमा होता है, फिर इतना जमा होता है, फिर इतना जमा हो जाता है, और फिर करते करते ये पूरा चाप झील बन जाती है। अलग ही एक नदी कट जाती है, उस नदी को, कटी हुई नदी को ऑक्सबो लेक कहते हैं और चाप झील भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये परीक्षा में इस तरीके से लिख देना है, नदी जब विसर्प बनाती है, जब वो मुड़ रही होती है, तब वो बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू वगैरह जमा कर देती है और इससे एक नदी कट जाती है। उस नदी को हम नाम देते हैं चाप झील, ठीक है भाई, सॉर्टेड है, ओके भाई। तो भाई हमने समझ लिया है, आपको ज्यादा आंडू पांडू विज्ञान नहीं लगाना है, बस हमें उतना समझना है, छोटी सी बात है। या तो आप अच्छे से किताब के अंदर वो छोटा सा याद करके चले जाइए वो पूरी पूरी पंक्ति, या फिर आप, मैंने जैसा बता दिया है, मैंने आपको समझा भी दिया है, आप अपने तरीके से लिख लीजिए। वो बालू में ये होता है, बालू पता नहीं कहाँ से आता है, बालू अफगानिस्तान से आता है, इतना हमें गहराई में नहीं जाना। हमें बस इतना जाना है कि विसर्प बन रहा होता है, वहां पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा होते ही नदी अलग कट जाती है, क्योंकि हमें हमारी किताब में भी जितना बताया हमें उतना ही लिखना चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा लिखने की कोशिश करते तो गलती हो सकती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, बता रही हूँ, क्योंकि एक बार हुआ था, मुझे बताया एक मैंने एक छोटा सा एक पाठ पढ़ा था, अंग्रेजी में पाठ था कि एक लड़का है, वो पानी में गिर जाता है, डूब रहा होता है, और फिर वो डूब के कैसे तैसे उसकी जान बच जाती है, ठीक है। और मैं लिख देती हूँ, एक लड़का था, उसका नाम ये था, वो डूब, मतलब प्रश्न ये था कि वो डूब के उसके साथ बाद में क्या होता है। तो आपको लिखना है कि उसकी जान बच जाती है, वो निकल जाता है 5 मिनट के अंदर। लेकिन अगर आप बोलोगे कि उसकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी, वो नीचे बहुत बुरा उसको लग रहा था, वो रो रहा था, वो मम्मी को भी याद कर रहा था, तो भाई बहुत ही ज्यादा आपका ना चांस है कि आपके ना मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा बहुत होता है। कभी कभार हम पूछा हुआ प्रश्न से ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि 30 मार्कान बनने की कोशिश करते हैं, बहुत बुरे वाले नंबर कटते हैं, ठीक है। आप परीक्षा में उतना ही लिखिए जितना पूछा जाए, लेकिन जहां आपको 5 नंबर का अंक का नंबर का आया है आपका एक प्रश्न, तो 5 पॉइंट ना लिख के 6 पॉइंट लिख के आइए। उसमें आपको पूरे नंबर चाहिए तो 1 पॉइंट ज्यादा लिख के आइए। लेकिन अगर जहां पे आपको बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं बस, तो उसके अंदर उतना ही बताना चाहिए हमें जितना जरूरी है। मेरी कक्षा में ऐसे बहुत होता था दोस्तों
क्या मेरी मतलब इतनी ऐसी आंडू पांडू सी लड़कियां, तो वैसे बताने बुरा नहीं कह रही उन्हें, लेकिन ऐसी लड़कियां जो पढ़ाई में ध्यान तक नहीं देती थी, वो अपना मेकअप करती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, फोन वगैरह चलाती थी, बड़ी बड़ी कक्षा की बात कर रही हूँ, ऐसा होता है। तो मैं देख रही हूँ, मैं इतना पढ़ रही हूँ, मैं 2-2 3-3 दिन पढ़ रही हूँ, और मैं जो लिख कर आई उसके मेरे 2 नंबर कट गए, 5 की जगह 2 नंबर आए। वहीं मैं देख रही हूँ उस लड़की ने सिर्फ 4-5 पॉइंट का वो उसका उत्तर था, वो तो 2 पॉइंट लिख कर आई। मैंने बोला कि तेरे को फुल नंबर कैसा मिल गया रे? तो वो कह रही है मैंने उतना ही लिखा जितना पूछा गया था, मैं ना दिमाग ज्यादा नहीं लड़ाती। भाई सही बात है, मतलब कहते हैं ना आपको हर जगह आपकी गलतियों से ही सीख मिलती है। मुझे भी सीख मिली और वो मैं सीख आपसे बता दे रही हूँ, मतलब है ना, मैं नहीं चाहती गलती आप करो। तो जितना पूछा है चाप झील क्या है उतना ही बता देना। विसर्प आता है, चाप झील का निर्माण हो जाता है, विसर्प से कट जाता है, बालू पत्थर इकट्ठा होने की वजह से चाप झील का निर्माण होता है। बस बाढ़ मैदान की प्रक्रिया अब हम समझेंगे कि कैसे करके हमारे नदी का पानी एक मैदान को उपजाऊ बना देता है, बंजर जमीन को भी वो उपजाऊ बना सकता है। नदी का पानी कहते हैं ना, गंगा यमुना नदी क्या उपजाऊ गिरती है, कितना बढ़िया पानी है। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? एक मैदान को, एक बंजर सड़ियल मैदान को पानी किस तरीके से उपजाऊ बना सकता है, ये देखते हैं। अब मैंने आपको बताया ही है, बहुत आसान सी चीज बताई है कि नदी के अंदर बालू कंकड़ पत्थर वगैरह रहते हैं, जो मैदान के लिए, जहाँ पे खेती होनी है वहां के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था कि जैसे एक बच्चा नहीं, आप ही ले लो अपने आप को, आप खुद को वो चीजें खिलाओगे जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है, अच्छी नहीं है, तो आपका शरीर सड़ेगा, उस पे खिलापन नहीं आएगा, उस पे कोई फसल नहीं उग सकती, मतलब आपका शरीर भी खराब होता जाएगा, आपके शरीर पे बहुत सारे फोड़े फुंसी वगैरह कट वगैरह आ जाएंगे, शक्ल बहुत ज्यादा भेंडी से लगेगी। तो अच्छी चीजें खाओगे, ऐसे हरी हरी जमीन जैसा आपका शरीर हो जाएगा, शक्ल भी वैसी हो जाएगी। इसका भी वैसा ही है, जैसे हमें बढ़िया बढ़िया स्वास्थ्य के लिए अच्छा वाला खाना चाहिए जिससे हम अच्छे रहें, इसको भी कंकड़ पत्थर बालू जो इसको उपजाऊ बनाते हैं वो चीजें चाहिए। तो नदी जा रही होती है, जाते जाते कभी कभार ऐसा होता है कि ना नदी के पास यहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं उसको, बैरिकेशन कहते हैं ना, नदी के पास में ऐसे मोटी मोटी स्लैब लगा दी जाती है जिससे नदी बाहर ना छटक के निकल पाए, जिससे बाढ़ वगैरह ना आ जाए, ऐसे लगा दिया जाता है ना। लेकिन वो भी काम नहीं आता, कभी कभी नदी ना बहुत तेज मोड़ से जा रही होती है तो वो पानी से ऐसे बाहर निकल आती है मैदान में, ठीक है। तो मैदान में जब निकल आती है, जब बाढ़ आ जाती है अचानक से, जब नदी बहुत ज्यादा ही उत्तेजित हो जाती है, बहुत ज्यादा ही पानी उसके अंदर बहुत तेज मात्रा में चल रही होती है, तो कभी कभार वो खुद को रोक नहीं पाती, कभी कभार वो खुद बाहर निकल जाती है, अपने रास्ते से निकल के पूरा बाढ़ 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 कर देती है। तो बाढ़ के दौरान ये पूरा पानी, इस मैदान में पूरा पानी भर गया। अब ऐसा तो नहीं है पानी जमा ही रहेगा वहां पे, ऐसा तो नहीं है। पानी फिर धीरे धीरे करके जब बाढ़ शांत हो जाएगा, जब पानी शांत हो जाएगा तो वो धीरे धीरे करके चला जाएगा। अब रह क्या गया, रह ये गया कि जब ये पानी चला जाएगा तो पानी अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा, बालू छोड़ जाएगा, अपनी उपजाऊगिरी छोड़ जाएगा, और फिर ये जो मैदान होगा ये मैदान उपजाऊ बन जाएगा, ठीक है। हमने हमेशा से सुना है कि बाढ़ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी तरीके से सब उजाड़ के चला जाता है, लेकिन किसी किसी मैदान को जब इस तरीके से वो पूरा ऐसे भिगा के चला जाता है और फिर वापस शांत होकर अपने नदी अपने उधर चली जाती है, तो उस जगह को, उस मैदान को वो उपजाऊ बना देती है। इधर आप देखेंगे तो अभी अभी यहाँ पे बाढ़ आई थी, पहले ये मैदान पूरा साफ था, यहाँ पे नदी आराम से जा रही थी इस मैदान से, अचानक से नदी उत्तेजित हो गई, गुस्से में आ गई, नदी ने बाढ़ दे दी, बाढ़ हो गया। अब बाढ़ होने के बाद नदी एक वक्त पे चली जाएगी ना, वो तो चली जाएगी, एक वक्त पे जाना ही है उसे, चली जाएगी, लेकिन वहां पे क्या रह जाएगा, वहां पे बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी और उपजाऊ बालू रह जाएगा, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रह जाएंगे जो उस मैदान को, उस बंजर मैदान को बहुत ही अच्छा बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है बाढ़ के मैदान का। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि बाढ़ क्यों अच्छी है एक जमीन के लिए। प्राकृतिक घाटी, पीछे से दलदल, तो क्या होता है देखिए, ऐसे ही होता है, नदी पूरा अभी है ऐसे करके बाढ़ कर गई थी, फिर नदी आराम से चली जाती है, जाने के बाद वो जगह को क्या बना देती है, उपजाऊ बना देती है,
ठीक है, ये था हमारा बाढ़कृत, इसको कहते हैं बाढ़कृत। ठीक है दोस्तों, इसको क्या यहाँ पे हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं बाढ़ मैदान की प्रक्रिया। ये मैंने आपको पूरा समझाया है, बाढ़ मैदान की प्रक्रिया। क्यों? इसको अंग्रेजी में फ्लड प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों। ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना यार कि जल्दी जल्दी नहीं समझाई जा सकती, धीरे धीरे समझानी होती है, बहुत चीजें समझनी भी होती है इसके अंदर। कि पहले इलाका पूरा चटियल मैदान था, पूरा साफ मैदान था, नदी अपना आराम से जा रही थी, फिर नदी उत्तेजित होकर वो कभी कभार तेज बहुत ज्यादा बाढ़ कर देती है, और बाढ़ आ जाने के बाद, फिर बाढ़ शांत हो जाने के बाद नदी अपना फिर से कहीं से, ऐसे समझ लीजिए बाढ़ ही बाढ़ है, फिर वो धीरे धीरे करके अपनी जगह से वापस ऐसे चली जाती है, पानी यहाँ से खाली हो जाता है, और पानी खाली हो जाने के बाद मिट्टी वगैरह, छोटे छोटे बालू पत्थर वगैरह यहाँ रह जाते हैं, जिससे वो उपजाऊ जमीन बना जाता है। इसी को बाढ़कृत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि जलप्रपात कैसे बनता है, झरना, टूटे हुए शैल या फिर चट्टान से जब पानी गिरता है उसे जलप्रपात बनता है, ये पढ़ लिया। विसर्प क्या होता है? विसर्प, इसको विसर्प कहते हैं। विसर्प यानी कि सर्प की तरह, बिल्कुल सांप की तरह नदी बह रही है, उसे विसर्प कहते हैं। चाप झील किसे कहते हैं? जब ऐसे नदी जा रही होती है और यहाँ पे बहुत सारा बालू कंकड़ पत्थर हो जाता है, तो एक झील अलग से कट जाती है और पानी फिर से वापस अपनी जगह से फिर से कहीं और चला जाता है, और ये जो कटी हुई झील रह जाती है उसको कहते हैं चाप झील। और बाढ़, एक मैदान में बाढ़ जब आती है, फ्लड प्लेन जिसे कहते हैं, उस मैदान का क्या हाल होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि वो कैसे उपजाऊ बनती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमें समझ आ गया तो तटबंध, तटबंध क्या होता है अब ये भी समझते हैं। उठे हुए बैंकों को तटबंध कहते हैं। ये बहुत आसान है। देखिए, नदी जा रही होती है, आपने देखा ही होगा हमेशा कि नदी के आसपास ऐसे बहुत बड़े बड़े ईंट पत्थर लगा के ऐसे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें जैसी बना रखी होती हैं, उसे तटबंध कहते हैं। यानी कि पानी छलक के बाढ़ ना बना दे, वैसे पानी को कोई ऐसे रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो अपने नियंत्रण से चलती है, और कभी कभार गुस्सैल हो जाती है तो वो बाहर भी निकल सकती है, छलक के भी बाहर निकल सकती है। ठीक है, देखा जाए तो समुद्र के आसपास कितना ज्यादा बड़ी बड़ी ऐसे चट्टानें पड़ी रहती है, बड़े बड़े दीवार पड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी छटक के ऐसे बाहर आ जाता है ना। कभी हमने मुंबई का मरीन ड्राइव कहते हैं ना उसे, मुंबई का मरीन ड्राइव देखा है आपने कभी? वो बहुत नीचे है समंदर, लोग वहां से ऐसे खड़े होकर उसको देखते हैं, लेकिन अगर उसको गुस्सा आया तो वो भी बाहर आके पूरा का पूरा बाढ़ कर सकता है, पूरी क्या क्या सड़कें बढ़ क्या क्या बहा के ले जाएगा, वो आपको पता ही है। तो नदी भी शांत चल रही होती है, कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाती है, तो वो ऐसे कितनी भी बड़ी इमारत बना दीजिए, कितनी भी आसपास कितनी भी बड़ी दीवारें बना दीजिए, तटबंध बना दीजिए, तो वो बाहर छटक के आई जाती है। तो तटबंध उसी को कहते हैं, उठे हुए बैंकों को तटबंध कहते हैं। यानी कि नदियों के पास ऐसे उठा होता है, उसको तटबंध कहते हैं। अब हम समझेंगे डेल्टा क्या होता है। नदी कई धाराओं में टूटने लगती है, जिन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। वितरिकाएं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। इतना भारी भरकम शब्द है ये कि मतलब समझ ना आए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नदी बहुत सारे टुकड़ों में बैठ जाती है, और उन टुकड़ों को डिस्ट्रीब्यूशन या वितरिकाएं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी पीछे बताऊंगी भी वितरिका दिखती कैसे है। नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपना भार जमा करने लगती है। नदी इतनी धीमी हो जाती है कि उसके अंदर का कंकड़ पत्थर बालू वगैरह वो एक एक जगह जमा हो जाने लगता है, और वो नदी को अलग अलग बांटने लगता है। सभी मुखों से तलछटों का संग्रह डेल्टा बनाता है। तो इसी से डेल्टा का निर्माण होता है। बहुत आसान है, यहाँ पे इसको देखते रहिए। ये नदी एक जा रही है, जाते जाते कैसे करके ये अलग अलग हो रहे हैं, देखो यहाँ पे आप देखते रहो, इससे आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। देखो, पहले तो ये एक ही नदी जा रही थी, अब ये ऐसे ऐसे करके दूर होती गई, फिर इसके भी भाग होते गए, फिर इसके भी भाग होते गए, ऐसे ऐसे करके भाग हो जा रहे हैं, देख लीजिए, और वो और भी ज्यादा आगे जा रहे हैं। और ये जो भाग हो रहे हैं ना, ये जो चीजें हैं, ये बालू कंकड़ पत्थर वगैरह हैं, जमीन बना रहे हैं छोटी छोटी। वैसे इस जमीन पे आप चल नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है, लेकिन ये जमा करते करते ऐसे अलग करती जाती है नदी को। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी वितरिकाएं क्या होता है। ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी है, कैसे देख रहे हो ना, ये अलग हो रही है, यहाँ से अलग हो गई, अलग अलग ये जो हो जा रही है ना, इसी को वितरिका कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि विभाजन। ठीक है,
वितरिका का दूसरा शब्द आप कह सकते हो विभाजन। ठीक है, किसी चीज का विभाजन कर देना। तो यहाँ पे किस चीज का विभाजन हो रहा है? नदी का विभाजन हो रहा है। ये मुख्य नदी है और यहाँ पे विभाजन कर रही है ये। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि विभाजन हो क्यों रहा है। ये ऐसे ऐसे करके जा रही है, अपना बढ़िया नदी अपना जा रही है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, जब नदी बड़े समुंदर में मिलने लगती है, बड़े समुंदर में ये छोटी छोटी नदियां जब एक साथ मिलने लगती है ना, तो नदी का पानी बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है। तो नदी के अंदर जितना भी आपका पत्थर है, बालू है, जितनी भी चीजें रहती है ना नदी के अंदर, बालू पत्थर वगैरह, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, वो ही ऐसी जमीन बना देते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, समुद्र के अंदर जब नदी मिलती है वो बहुत धीमी हो जाती है। मिलते मिलते वो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मिलते अपना ऐसे क्या करती रहती है? जमा करती रहती है। ठीक है, ऐसे करके ये जगह जो आप देख रहे हो, ये जगह देख रहे हो, ये सब क्या है? बालू कंकड़ पत्थर से बनी हुई जमीन है। ठीक है, इसके ऊपर आप चल नहीं सकते, बहुत नाजुक सी होती है ये। ठीक है, ये भी बालू कंकड़ पत्थर से बनी हुई जमीन है। यहाँ पे सब ये बालू कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे बालू कंकड़ से पत्थर ये यहाँ पे जगह बन जाती, तो नदी अपने आप ही दो हिस्सों में विभाजन हो जाती है। फिर ये यहाँ पे कुछ जमा करती है, फिर ये दो हिस्सों में विभाजन हो जाती है, फिर जमा करती है, फिर ऐसे करके फिर से विभाजन हो जाता है इसका। तो विभाजन होना यानी कि वितरिका कहलाता है। किसी चीज का विभाजन यानी कि वितरिका यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। और ये विभाजन होना मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। और इसी से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा इसी को कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, मिट्टी से बनी हुई चीज, इसी को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीजें देख रहे हो, ये बालू कंकड़ से बनी हुई चीजें, इसी को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, हमें लगा, आपको क्या लगा मैं अभी डेल्टा को भी समझाऊंगी, डेल्टा क्या होता है, और भी आगे कुछ था। ठीक है, अलग अलग होने को कहते हैं वितरिका। ये अपनी नदी को और कुछ तो कहेंगे नहीं, नदी कहेंगे, और इस चीज को डेल्टा कहेंगे। बालू पत्थर मिट्टी से जो ये छोटी छोटी ये सतह बन जा रही है ना, छोटी छोटी मिट्टी की ये जो जगह बन जा रही है, जमीन बन जा रही है, यहाँ पे छोटी छोटी जमीनें दिख रही होंगी आपको, इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कर लिया है विसर्ग किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं, जलप्रपात किसे कहते हैं, तटबंध किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, और वितरिका किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, और इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकती मैं। बहुत ही साधारण सी चीज है, बस आप इसको ज्यादा करके कुछ ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे ना, हो जाएगा। एक चीज और समझाऊंगी कि देखो कितना वक्त लग रहा है एक डेल्टा को बनने में। देख लो वो कैसे साल आगे जा रहा है, और कितने धीरे धीरे करके। मैं ये नहीं कह रही ऐसे नदी बनाए, ओहो मिट्टी विट्टी हो गई डेल्टा बन गया। मिट्टी बालू वगैरह बहुत धीरे धीरे करके जमा होते हैं, बहुत धीरे। ये जो हमने पढ़ा था ना चाप झील, नदी अलग हो गई, उसको भी बनने में बहुत वक्त लगता है। धीरे धीरे करके मिट्टी एक साथ होती है और फिर वो जगह बनाती है, एक जमीन बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जो जमीन बन रही है ना, नदियां अपनी अलग अलग चली जा रही है, नदियों का विभाजन हो जा रहा है, एक नदी के कितने सारे टुकड़े हो गए देखो। ठीक है, लेकिन ये जो जगह है ना, इसको बनने में बहुत वक्त लगता है, डेल्टा को बनने में बहुत वक्त लगता है। फिर से बता रही हूँ, ये जो बालू से बनी हुई जमीन को ही, इसी को ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अपनी भाषा में भी लिख दोगे, कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो आएगा वो है समुद्री तरंग के कार्य, वो समुद्र की तरफ भी जाते हैं। अभी नदी समुद्र में जाके बह गई है, तो अब हम समुद्र की बात करेंगे। याद रखिएगा, ये जो डेल्टा होता है वो समुद्र के पास बनता है। जब नदी खत्म हो रही होती है, नदी जब समुद्र में विलीन होने जा रही होती है, उसके साथ मिलने जा रही होती है, तब जाके उसके पास डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विषय खत्म होता है। दूसरे विषय में जल्दी से मिलते हैं हम लोग, और अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, टेक केयर एंड बाय।